वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल, उसके 3 एप्लीकेशंस, दैट इज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ये सभी टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर, इसके नाम से हमें लग रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का एक डिवाइस है। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। जनरली हम लैब में भी वोल्ट मीटर को ही यूज करते हैं टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर इस पोटेंशियोमीटर का क्या यूज है, हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं? पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है मोर एक्यूरेटली देन वोल्ट मीटर। This is the basic advantage of potentiometer over the voltmeter। जब भी हमें एक्यूरेट वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की फाइंड आउट करनी होती है तब हम वोल्ट मीटर की बजाय पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर स्मॉल साइज का होता है, कन्वीनियंट टू यूज है, रेडी टू यूज है, हमें साथ की साथ उसकी वैल्यू पता चल जाती है, इसलिए हम वोल्ट मीटर को ज्यादा यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर का यूज हम तब करेंगे जब हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है जो कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन की है, यानी कि ये वायर ऐसी है जिसकी थिकनेस हर जगह पर सेम है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, और उसे हमने कनेक्ट कर दिया है एक सेल या बैटरी से। अब इस लेंथ में, इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए इस वायर की लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। हमें इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसकी वोल्टेज है V, और मान लीजिए कि इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो 0 वोल्ट पर है और पॉजिटिव टर्मिनल V वोल्ट पर है। अब क्योंकि A पॉइंट 0 वोल्ट से कनेक्टेड है तो इसका भी पोटेंशियल 0 होगा। ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है जो कि V पोटेंशियल है, तो V पोटेंशियल ही B पॉइंट पर होगा। तो A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया? V। और ये कितनी लेंथ के लिए क्रिएट हुआ है? L लेंथ के लिए। फॉर L लेंथ हमारे पास पोटेंशियल आ गया है V। और अगर हम निकालना चाहते हैं एक यूनिट लेंथ के लिए तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V by L। एंड इफ वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल फॉर सपोज x लेंथ, तो इसके लिए पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V by L इंटू x। हम उसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ दिस वायर, वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। यूनिट लेंथ के लिए अगर हमें उसका पोटेंशियल पता है तो किसी भी x लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब प्रैक्टिकली पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं होता है। जो लैब में पोटेंशियोमीटर आपको देखने को मिलेगा वो उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की होगी। हम इसे स्टडी करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने वायर ली थी A और B, इसकी लेंथ L मानी थी। यहाँ पे भी एक वायर है, उसको हमने इस फॉर्म में ऐड कर दिया है। मान लीजिए ये 1 मीटर है, 0 to 100 सेंटीमीटर, और इसी तरह की 3 वायर्स और हैं, हमने उनको पैरेलली अरेंज कर दिया है और इनको कॉपर स्ट्रिप्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। तो A से B तक टोटल लेंथ हमारे पास 400 सेंटीमीटर आ गई, और इसके अक्रॉस पैरेलल ही हमने एक स्केल लगाया है लेंथ को मेजर करने के लिए।
इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म, इसकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट होगी। अब इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसकी ईएमएफ ई है, एक एमीटर लगा है करंट मेजर करने के लिए, और एक रियोस्टेट लगा है टू मेंटेन कांस्टेंट करंट थ्रू आउट द सर्किट। और यहाँ पे एक हमारे पास है की, जब हमें सर्किट ऑन करना होगा हम की को यहाँ से ऑन कर देंगे। और इसके साथ यहाँ पर एक जॉकी लगी है जे, जो कि वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है। दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इफ वी हैव अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, then the potential drop across any length is directly proportional to the length of that wire। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जॉकी लगाई है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस लेंथ तक, इस पॉइंट तक हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ। तो यहाँ पर हम जॉकी को फिक्स कर लेंगे और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा है इसका पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं यहाँ तक L है। वायर की लेंथ फ्रॉम A टू L वो हमने मान ली लेंथ L है और इसकी रेजिस्टेंस R है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस, पूरी वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इज इक्वल टू IR। अब R का रिलेशन है विद रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो L बाय A। हम इसे यहाँ पुट कर देंगे, V इज इक्वल टू I रो बाय A इंटू L। हम कह रहे हैं कि इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। जब हम इस की को क्लोज कर देंगे तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो कि कांस्टेंट होगी, और हमने ये भी माना है कि ये जो भी वायर लगी है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। तो यानी कि ये सारी की सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट। इसे हम कैपिटल K से लिखेंगे, इट विल बिकम K इंटू L एंड V बाय L इज इक्वल टू क्या आ गया, K। दिस K विच इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी लेंथ L ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and the constant of proportionality is potential gradient which is potential per unit length. This is the principle of potentiometer जो कि बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमें डायग्राम से इसको देखने में थोड़ा टफ लगता है बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हमने सिर्फ इस जॉकी को मूव करना है, जितनी भी लेंथ का हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ड्रॉप, वहां पे हम इस जॉकी को प्लेस करेंगे। देन वी विल फाइंड द लेंथ थ्रू दिस मीटर स्केल, लेंथ को मेजर कर लेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, उसी लेंथ के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और हम फाइंड आउट कर लेंगे पर यूनिट लेंथ कितना फॉल ऑफ पोटेंशियल है, दैट विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को अब स्टडी करेंगे। उन सभी एप्लीकेशंस में हम इस तरह का डायग्राम की बजाय ऐसा सिंपल डायग्राम बनाएंगे जो यहाँ पे पूरी वायर को हमने इस फॉर्म में अरेंज किया था, उनमें सिर्फ स्ट्रेट ही अरेंज करेंगे। इसके साथ एक स्केल लगा देंगे। हमें यहाँ पर मेजर क्या करना होगा हर एप्लीकेशन में, ये पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पर जो भी चीज लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसका अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं, सेल लगाएंगे तो उसकी ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ कैन वी डू दैट। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। हमने एक पोटेंशियोमीटर बना लिया है, जैसे कि हमने बताया कि इसमें एक वायर होगी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा। इसमें कांस्टेंट करंट मेंटेन करने के लिए हमने एक बैटरी ली है जिसकी ईएमएफ है ई। एमीटर करंट की वैल्यू को देखने के लिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया है आर, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग करंट या पोटेंशियल डिफरेंस को
मेंटेन कर सके, एक की है और एक रेजिस्टेंस है R1 जिसके अक्रॉस एक सेल लगा है E1 और की लगी है K1। इस सेल की वजह से इसमें से करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसे हमें मेजर करना है यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। और ये सारी अरेंजमेंट एक जॉकी के साथ कनेक्टेड है थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। तो ये जो भी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर की, दीज ऑल विल बी बेस्ड ऑन द नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। जैसे कि हमने पोटेंशियोमीटर में भी किया था, वो जॉकी को हम मूव करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है, यानी कि इसमें से जो करंट जा रहा है लेट्स से IG, तो वो जीरो हो जाएगा। इसमें से करंट जीरो कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सर्किट में और इस लेंथ के अक्रॉस क्या हो जाए, इक्वल। यानी कि A और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतना ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस होगा तब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, देन IG विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये नल पॉइंट ही हमें फाइंड आउट करना है बाय मूविंग दिस जॉकी ओवर द वायर ऑफ लेंथ L। मान लेते हैं इस वायर की लेंथ है कैपिटल L। यहाँ पे इस वायर की लेंथ का 1 मीटर होना कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी लेंथ यहाँ पर हो सकती है। हमने मान लिया कि AB वायर की लेंथ है कैपिटल L और इसकी रेजिस्टेंस है स्मॉल r। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L। ओके, अब हमें वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले हम की K को क्लोज कर देंगे कि K1 इज स्टिल ओपन। इसको क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, यहाँ में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से इसकी रेजिस्टेंस इतनी सेट करनी है कि इस पूरी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ग्रेटर देन हो जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ मेजर करना है। इस तरह से हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर लेंगे। फिर हम की K1 को क्लोज करेंगे। इस रेजिस्टेंस R में से करंट फ्लो करेगा इस सेल E1 की वजह से, तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, लेट इट बी V। फिर हम इस जॉकी को इस वायर के ऊपर AB के ऊपर स्लाइड करेंगे टू फाइंड द नल पॉइंट, जिस पॉइंट पर जाके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। हम इसको धीरे धीरे हर पॉइंट पर रख के देखेंगे। मान लीजिए इस J पॉइंट पर आकर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है, तो हम AJ लेंथ को नोट कर लेंगे, लेट इट बी स्मॉल l। तो अब इस नल पॉइंट पर आकर क्या होगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप R1 के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस AJ लेंथ के अक्रॉस होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना है V, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ L। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियोमीटर के ग्रेडियंट इनटू L, जो कि हमने इक्वेशन की थी पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है K, तो L लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, K इंटू L। तो हमें इस K की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अगर हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल जाएगा। अब K क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब इस सर्किट में मान लीजिए हमारे पास I करंट फ्लो कर रहा है। जब हमने की K को क्लोज कर दिया तो इस सर्किट में सिर्फ इस ऑक्सिलरी सर्किट जिसमें एक बैटरी है, एमीटर है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, की है, और ये सिर्फ अरेंजमेंट विदाउट दिस जॉकी अरेंजमेंट, इस सर्किट को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। तो ऑक्सिलरी सर्किट में हमने मान लिया करंट I फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना हमने अप्लाई किया है,
E और रेजिस्टेंस कितनी है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है R और इस वायर की हमने मानी है स्मॉल r। तो इस ऑक्सिलरी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये R और ये R, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी R प्लस R। ये आ गया करंट जो कि इस वायर में फ्लो कर रहा है। देन हम फाइंड आउट करेंगे इस पूरी लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है अक्रॉस द वायर, पूरी वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। करंट जा रहा है I और रेजिस्टेंस कितनी है वायर की, स्मॉल r, I इंटू R। और अगर हमें फाइंड आउट करना है K, दैट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो हमें इसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द होल वायर डिवाइड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द वायर विच इज कैपिटल L, जो हमने यहाँ पे कंसीडर करी है। तो I की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे E बाय R प्लस R इंटू R बाय L। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R1 फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया है, E R बाय कैपिटल R प्लस R इंटू L बाय कैपिटल L। सो इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसमें हमारे पास ये बैटरी EMF है जो कि हमें नॉन होगी, R रेजिस्टेंस है इस टोटल वायर की विच विल ऑल्सो बी गिवन, कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि हम सेट करेंगे वो भी हमें नॉन होगी, L लेंथ कंप्लीट वायर की लेंथ है जो हम स्केल से मेजर करेंगे, ये स्मॉल l क्या है, जहां पर नल पॉइंट आया है इस जॉकी का जो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास इस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो सेल्स की EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सर्किट कैसा होगा, ऑक्सिलरी सर्किट सेम रहेगा जैसा कि हमने पिछले एप्लीकेशन में फाइंड आउट किया था, और नीचे का सर्किट जो है इसमें हमने दो सेल्स लगाए हैं जिनकी EMF E1 और E2 है। यहाँ पर एक 2-वे की लगी होगी जिसे हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार E1 को सर्किट में कनेक्ट करेंगे, एक बार E2 को सर्किट में कनेक्ट करेंगे। ये सब जॉकी के साथ कनेक्टेड है थ्रू अ गैल्वेनोमीटर G। तो अब हम सबसे पहले की केव को क्लोज कर देंगे और इसमें से करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हम वैल्यू सेट कर लेंगे यूजिंग दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट सेल को सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर की क्लोज कर देंगे सो दैट की इस ब्रांच में से करंट फ्लो करेगा। जब इस ब्रांच में से करंट फ्लो करेगा तब हमने इस जॉकी J को इस वायर के ऊपर स्लाइड करना है टू फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट कहाँ पर आएगा, जहां पर जाकर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट लेंथ L विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस दिस ब्रांच दैट इज E1। नीचे यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, E1 है, और इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो दोनों इक्वल हो जाएंगे तब इस गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। वो नल पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेट कि वो इस J पॉइंट पर आता है जहां पर इसकी लेंथ हो जाती है L1। फॉर सेल E1 लेट नल पॉइंट जो है वो कहाँ आ रहा है, एट लेंथ L1 पर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ L1 विल बी K इंटू L1। K क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर दिस वायर, जैसे दैट इज कि यूनिट लेंथ में कितना
पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको हम टोटल लेंथ जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ L1 आ गया। ये किसके इक्वल होगा? EMF E1 के इक्वल, तभी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 शो होगी। फिर हम इस की को ओपन कर देंगे और इस सर्किट में सेकेंड सेल को कनेक्ट करेंगे बाय क्लोजिंग द की 3 and 2। हम इसको ज्वाइन कर देंगे जिससे E2 सेल जो है वो सर्किट में आ जाएगा। फिर से हम इस जो कि J को स्लाइड करेंगे इस वायर के ऊपर टू फाइंड द नल पॉइंट, और लेट कि वो नल पॉइंट आ जाता है इस J1 लेंथ पर। J1 लेंथ को हम मान लेते हैं L2 फॉर सेल E2। लेट द नल पॉइंट बी एट लेंथ L2। तो इस नल पॉइंट पर आके क्या होगा? J1 लेंथ की जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी दैट विल बी K इंटू L2, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है नीचे की ब्रांच में? E2 जो कि सेल की EMF के इक्वल है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2। हम डिवाइड कर देंगे दोनों को, डिवाइडिंग 1/2, what we will get? E1 by E2 is equal to KL1 by KL2, that is L1 by L2. So this is the relation to compare the EMF of two cells using potentiometer, that is E1 by E2 is equal to L1 by L2. हमें सिर्फ जॉकी की हेल्प से नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। वो नल पॉइंट पर जाकर हम लेंथ नोट कर लेंगे, उनका रेशो ले लेंगे, that will be the ratio of two cells connected in that circuit. So इस तरह हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो सेल्स की EMF को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स के बेस पर न्यूमेरिकल किस तरह का आएगा? मान लीजिए हमारे पास ये दो सेल्स में से एक सेल की EMF हमें गिवन है, लेट इट बी E1, और मान लेते हैं वो 2 वोल्ट दी है हमें, जिससे नल पॉइंट आ रहा है 40 सेंटीमीटर पर, और जब हमने सेल E2 को कनेक्ट किया तब हमारा नल पॉइंट आ रहा है 60 सेंटीमीटर पर। तो हमें EMF इस सेकेंड सेल की फाइंड आउट करनी है। तो हम डायरेक्ट ये रिलेशन यूज करेंगे टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। E1 की वैल्यू है 2, E2 हमें फाइंड आउट करना है, L1 40 सेंटीमीटर है, L2 60 सेंटीमीटर है। तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल एंड E2 विल बिकम 3 वोल्ट। तो बहुत इजीली हम सेकेंड सेल की EMF को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए ऑक्सिलरी सर्किट सेम रहेगा, एक बैटरी लगी होगी जिसकी EMF E' है, एमीटर होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ की, ये सब कनेक्टेड होंगे एक वायर के साथ जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहेगा। उसके साथ एक स्केल माउंटेड होगा उसकी लेंथ मेजर करने के लिए, और इस सर्किट में हम सेल को कनेक्ट करेंगे जिसकी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और हमने इसको एक रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया है और एक की K1 से कनेक्ट किया है। दिस ऑल इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर एंड द जॉकी J। अब इसकी वर्किंग क्या होगी? सबसे पहले हम K को क्लोज करेंगे और रेजिस्टेंस R' की हेल्प से हम इस पूरे सर्किट में कांस्टेंट करंट को मेंटेन करेंगे। अभी तक हमने इस K1 की को क्लोज नहीं करना है, यानी कि इस सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट सिर्फ इस सेल के थ्रू फ्लो करेगा। हम इस जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे टू फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट कहाँ पर आएगा? जिस पॉइंट पर जाकर उस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इस EMF के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों? नल पॉइंट पर जाने का मतलब है इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा, IG विल बी इक्वल टू 0।
तो इस सेल की एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा, उसकी ईएमएफ के इक्वल। सो दैट ईएमएफ विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ ए जे, अगर वो नल पॉइंट इस जे पॉइंट पर आता है। मान लीजिए इसकी लेंथ यहाँ पर है L1 लेंथ पर हमारा नल पॉइंट आया है, तो दैट ईएमएफ विल बी इक्वल टू के इंटू एल, जहां पर के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। अब हमने क्या करना है कि K1 को क्लोज कर देना है, जिससे कि इस सर्किट में भी करंट फ्लो होगा। अब जब इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा तो कुछ रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से अब ये सेल क्या है, क्लोज सर्किट में है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू EMF माइनस I इंटू R, यानी कि जितना ड्रॉप इसके अक्रॉस, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, उसे हम इसकी ईएमएफ में से माइनस कर देंगे, दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल। और फिर हम क्या करेंगे, अगेन जॉकी को हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे टू फाइंड द नल पॉइंट। लेट की नल पॉइंट आ गया है इस J1 पॉइंट पर, जिसकी लेंथ है L2। अब इस पॉइंट पर जाकर क्या होगा, L2 लेंथ के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा, दैट इज V इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L2। क्योंकि अब हमने की K1 को क्लोज कर दिया है, तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल ना रह के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू KL2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E बाय V इक्वल टू L1 बाय L2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इस इक्वेशन लेट इट बी 4, इस इक्वेशन से हम इस स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वो कितनी आ जाएगी, E माइनस V बाय I। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। करंट क्या है, दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर R, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस this R will be equal to V is equal to IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, एंड I is equal to V by R। इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी E माइनस V डिवाइड बाय V इंटू R। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, E बाय V माइनस 1 इंटू R। अब E बाय V की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है इक्वेशन 3 में, दैट इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज द रिलेशन टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब देखिए यहाँ पे L1 और L2 क्या है, लेंथ जो कि हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे, जहां पर नल पॉइंट आएगा। पहले जब सेल बिना कनेक्शन के इस सर्किट में था, और फिर इस K1 को क्लोज करने के बाद जब जितना टर्मिनल पोटेंशियल आएगा, फिर जो नल पॉइंट आया है उसे हम L2 से डिनोट कर रहे हैं। दिस R इज द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड हेयर, जिसकी वैल्यू हमें नोन होगी। तो इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल की फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो ज्यादातर रिलेटेड होते हैं इसके डायग्राम से और द रिलेशन फाइंड आउट करने से। हमें इन सब के डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, और ये रिलेशंस जो हैं ये हमें याद रखने हैं तीनों एप्लीकेशंस के केस में। लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। व्हाट इज पावर? It is the rate of doing work, that is work done per unit time is defined as power। अब
इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? मान लीजिए हमारे पास एक सिंपलेस्ट सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगी है R और हमें उसको कनेक्ट किया है एक बैटरी से जिसकी वोल्टेज है V। तो इस सर्किट में करंट I को मेंटेन करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा विच विल बी डन बाय दिस बैटरी। अगर हम चाहते हैं दैट करंट फ्लोज फॉर टाइम t थ्रू द रेजिस्टेंस R, तो ये वर्क डन कितना करना पड़ेगा? V इंटू आई इंटू टाइम t। जितने टाइम के लिए हम इस करंट को फ्लो कराना चाहते हैं थ्रू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, दैट विल बी वी आई इंटू टी। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वी आई इंटू टी बाई टी दैट इज इक्वल टू वी आई। दिस इज द सिंपलेस्ट रिलेशन ऑफ पावर फॉर एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट। अब इसके कुछ और फॉर्मूलाज को भी हम ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ गिव्स V इज इक्वल टू आई आर। V की जगह हम आई आर पुट कर दें तो पावर कितनी आ जाएगी? आई आर इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर आर। इसी तरह से अगर हम I की जगह V बाय आर पुट कर दें तो पावर कितनी आ जाएगी? V इंटू वी बाय आर दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। तो हमारे पास तीन रिलेशन पावर के आ गए हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई स्क्वायर आर एंड V स्क्वायर बाय आर। इन तीनों रिलेशंस में से कोई भी रिलेशन हम न्यूमेरिकल्स या अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर रिलेशन है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट, करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, and this volt into ampere is called as watt, which is the SI unit of power. And how we will be define 1 watt? 1 watt कितना होगा? When potential difference is 1 volt and current flowing is 1 ampere, then power will be equal to 1 watt. तो हम 1 watt को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is the power of that electrical circuit through which 1 ampere of current flows when a potential difference of 1 volt is applied. This is how we can define watt. इसके कुछ bigger units भी हैं जैसे कि किलोवाट। 1 किलोवाट की इसके इक्वल होगा 1000 वाट के। 1 मेगावाट, मेगा इज फॉर 10 raised to power 6, so 1 मेगावाट किसके इक्वल होगा? 10 raised to power 6 वॉट के। एसआई यूनिट पावर की क्या है? वॉट। देयर इज एन अनदर यूनिट विच इज कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर की कमर्शियल यूनिट है हॉर्स पावर, जिसे हम शॉर्ट में HP से लिखते हैं। एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो हमें क्वेश्चंस में कमर्शियल यूनिट में भी आंसर पूछा जा सकता है और एसआई यूनिट में भी पूछा जा सकता है। लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बल्ब ऑफ 484 ohm is producing light when connected to 220 volt of supply. Find the power of the bulb. हमें बल्ब की पावर फाइंड आउट करनी है और हमें दिया क्या हुआ है? बल्ब की रेजिस्टेंस दैट इज 484 ohm और हमें सप्लाई वोल्टेज दी हुई है दैट इज V 220 वोल्ट। और V और R की फॉर्म में हमारे पास पावर का क्या फॉर्मूला है? V स्क्वायर बाय R। तो हम इस रिलेशन को यूज कर लेंगे। 220 स्क्वायर बाय 484, it will give you 48400 divided by 484 which will give you 100 watt. So this is the power of the bulb, that is 100 watt. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करंट ड्रॉन बाय मोटर ऑफ 0.5 हॉर्स पावर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। हमें यहाँ पर 0.5 हॉर्स पावर दी गई है मोटर की और वोल्टेज दिया गया है। फाइंड करना है करंट। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? पावर गिवन है 0.5 हॉर्स पावर, इसे हम वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे।
इस रिलेशन से 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट, तो इसे हम 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल गिव यू 373 वाट एंड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। हमें फाइंड करना है करंट, तो V और I के साथ रिलेशन क्या है पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू आई, इसे हम यूज कर लेंगे। P इज इक्वल टू वी आई, सो I विल बी इक्वल टू P बाय V, 373 बाय 220 वोल्ट एंड इट विल गिव यू 1.7 एम्पियर। So this is the current drawn by the motor of 0.5 horsepower from 220 volt supply। इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आपने सिर्फ फॉर्मूला देखना है, उसकी यूनिट्स को चेक कर लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे पहले हम पावर के बारे में पढ़ चुके हैं। पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क डन किया गया है बाय दिस सोर्स ऑफ EMF to maintain a current I through the resistor R। अब अगर हमें यही वर्क डन पर यूनिट टाइम की बजाय टोटल टाइम T में फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF to maintain a current I through a resistor R for time T is known as electrical energy, जिसे हम E से डिनोट करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, और पावर के हमने 3 रिलेशन फाइंड आउट किए थे, वही रिलेशन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले मिल जाएंगे। पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, सो VIT भी एनर्जी का फॉर्मूला होगा। उसका सेकेंड फॉर्मूला है I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R इंटू टी। थर्ड फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R, तो V स्क्वायर बाय R इंटू टी। दीज आर द रिलेशंस टू फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट। अब एनर्जी की SI यूनिट क्या होगी, हमारे पास किसी भी टाइप की एनर्जी हो उनकी SI यूनिट क्या होती है, जूल। सो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी SI यूनिट होगी जूल, बट देयर इज ऑल्सो अ कमर्शियल यूनिट दैट इज किलोवाट आवर। इसे हम यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है कि कितने यूनिट्स हमने 1 महीने में कंज्यूम किए या 2 महीने में कंज्यूम किए। तो जितने यूनिट्स कंज्यूम किए इसका मतलब हमने कितने किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम किया है। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू आर, दैट इज 1000 वाट इंटू 1 आवर। तो हम 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस हो जिसकी पावर हो 1000 वाट और हम उसे यूज करें फॉर 1 आवर, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर। अब हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल, जिसकी हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ सकती है। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 इंटू आर को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 60। दिस विल गिव यू 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5, और इसे साइंटिफिकली नोटेशन में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। Now we are going to solve some problems based on electrical energy. Problem is a bulb of 100 watt operates for 6 hours a day. Find the units of energy consumed in 7 days. हमें एनर्जी कंज्यूम निकालनी है 7 डेज में फॉर अ बल्ब जिसकी पावर दी गई है 100 वाट, और कितने टाइम के लिए इसको ऑपरेट किया जाता है, 6 आवर्स के लिए फॉर 7 डेज।
और हमें जो एनर्जी कंज्यूम निकालनी है वो किसकी यूनिट्स में निकालनी है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमें उसे कमर्शियल यूनिट्स में फाइंड आउट करना है। कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, तो हमारा आंसर किलोवाट आवर में होना चाहिए। लेट अस फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 डे। एक दिन में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, दैट विल बी पावर इनटू टाइम। पावर है उसकी 100 और टाइम है 6 आवर्स पर डे। ये वॉट में है और ये आवर्स में है, तो ये आ गया 600 वॉट आवर। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है यूनिट्स में, यानी कि किलोवाट आवर में। तो इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये आंसर आ जाएगा किलोवाट आवर में। कितना आ जाएगा, 0.6 किलोवाट आवर। तो ये एक दिन की एनर्जी कंजप्शन आ गई है। देन एनर्जी कंज्यूम फॉर 7 डेज, वो कितना आ जाएगा, हम जितनी एनर्जी एक दिन में कंज्यूम की है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, दैट विल गिव यू 4.2 किलोवाट आवर, दैट इज 4.2 यूनिट्स। सो इस तरह से हमें जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये ध्यान रखना है कि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, एसआई यूनिट्स में या कमर्शियल यूनिट्स में। यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड है तो हम उसे किलोवाट आवर में निकालेंगे, बिकॉज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर, इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। And with this we have finished our chapter number 3, that is current electricity. Thank you.